गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज फिर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10 के भूगोल की पुस्तक के तीसरा जो अध्याय है। टॉपिक का नाम है या चैप्टर का नाम कहिए निर्माण उद्योग। हमने जो है इससे पहले 2-3 वीडियो जो है बना दिया है। इस सब चीज़ों को हमने व्याख्या कर दिया है कि उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें जूट सूती वस्त्र उद्योग के साथ ही आपको चीनी जूट पर्सन उद्योग ऊनी उद्योग इस सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। आज हम चलते हैं तीसरा वीडियो पे और टॉपिक का नाम है लौह और इस्पात उद्योग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम में तो बार बार पूछे जाते हैं। कहता है लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि यह अन्य सभी भारी हल्के और जो भी मध्यम प्रकार के उद्योग हैं इनसे बनी मशीनरी पर ही निर्भर करते हैं। इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी छोटे बड़े और मध्यम आकार के जो उद्योग है उसकी जो मशीनरी है जिससे उसका उत्पादन होता है वह लौह एवं इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करेंगे, क्योंकि उसकी मशीनरी कहीं न कहीं लोहा और इस्पात से ही बनता है, तब जाके वो छोटे बड़े और मध्यम जो उद्योग है वह उत्पादन कर पाते हैं। इसलिए इन्हें उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। भारतीय वासियों को लोहा बनाने की कला ईसा से हजारों वर्ष पहले ही आ चुकी थी। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि भारत में एक बार और देखते हैं। भारतवासियों को लोहा बनाने की कला ईसा से हजारों वर्ष पहले आती थी। दिल्ली में जो कुतुब मीनार के निकट जो खड़ा लौह स्तंभ है देश में निर्मित लोहे की गुणवत्ता का एक सटीक प्रमाण है। दमिश्क की प्रसिद्ध तलवारें भारतीय लोहे से बनाई जाती थी। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1830 ईस्वी में पोर्टोनोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तो याद रखना है, भारत का प्रथम लौह इस्पात का कारखाना 1830 ईस्वी में पोर्टोनोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों के कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ और इस्पात का सबसे बड़े पैमाने का उत्पादन अगर बात की जाए तो 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा कहाँ पर साकवी झारखंड स्थित जमशेदपुर में कारखाना की स्थापना के साथ हुआ। यानी कि बहुत बार जो है लौह इस्पात कारखाना का जो स्थापना हुआ 1830 में, फिर 1864 में पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन ये सब उत्पादन नहीं कर पाते थे। लेकिन सबसे बड़े अगर बात की जाए तो 1907 ईस्वी में जो टाटा आयरन ऑफ स्टील कंपनी के द्वारा जो झारखंड में स्थापित किया गया उसमें उसके साथ जो है अब सब देश में बहुत सारे जगहों पे टाटा स्टील की जो फैक्ट्रियां हैं वो काम करने लगी। तो इसके बाद जैसे आप फिर देख लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद पश्चिम बंगाल के जो वर्णपुर तथा कर्नाटक में भद्रावती में भी स्वतंत्रता के बाद पूर्व कारखाने लगाए गए। यानी भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल के वर्णपुर और कर्नाटक के भद्रावती में, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहयोग से लोहा इस्पात के कारखाने भी लगाए गए। इस समय भारत में 10 वृहत लोहा इस्पात संयंत्र एवं लगभग 200 छोटे लोहे इस्पात संयंत्र स्थापित हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन कौन से लोह इस्पात कारखाना है जो सबसे बृहत रूप में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो भारत के क्या है, भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग। अब एक चीज़ है यहाँ पे, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें विदेश से भी सहयोग मिला है, और एक हो गया राज्य और एक हो गया जगह और एक हो गया कंपनी। सबसे पहले हम इसको देखते हैं टिस्को यानी टाटा लोहा इस्पात कंपनी का है, ठीक है। टिस्को
अभी हम इसका फुल फॉर्म भी ऊपर में हम लोग देखे थे, टाटा आयरन स्टील कंपनी एंड द्वारा। इसका नाम हो जाएगा टिस्को। चलिए इसको अच्छे से हम लोग एक बार देखेंगे। टिस्को लोहा इस्पात, झारखंड, राज्य झारखंड, जगह जमशेदपुर। भारतीय लोहा इस्पात IIS को यह पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में है। तो यानी टिस्को जो है 1907 ईस्वी में प्रथम माना गया औद्योगिक के क्षेत्र में लोहा इस्पात विकसित तौर पे, ठीक है, झारखंड जमशेदपुर। उसके बाद आया भारतीय लोहा इस्पात, इसको पश्चिम बंगाल बर्नपुर। उसके बाद विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात VISL ये आपको कर्नाटक भद्रावती में। उसके बाद देखिए ये 4 क्वेश्चन आप लोग जो है ज़रूर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ इतना ही आपको पूछा जाएगा कि किस विदेशी सहयोग से जो है इसे बनाया गया था, तो इसको याद रखना है, ठीक है। आपको सबसे पहले भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो याद रखना है। VRDB, इसको VB नहीं पढ़ना, इसको V पढ़ना है। भिलाई, VRD और B, ये 4 आपको याद रखना है। सबसे पहले भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र। अब देखिए V के साथ नीचे R है तो VR एक साथ, भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र रूस से। R के साथ J चला जाएगा, RJ रेडियो जॉकी VR, ठीक है। V के साथ R चला गया, रेडियो जॉकी राउरकेला जर्मनी के साथ चला जाएगा। एक बार हम लोग अच्छे से देखेंगे, VRD और B, इसका V के साथ ये R के साथ चला गया, RJ के साथ चला गया, D और B के साथ चला गया, और B जो है R के साथ चला गया। एक इधर वाला B और इधर वाला R ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि RB कर देना है या BD कर देना है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको VRDB इसको याद रखना है, VRDB, और इधर से आ जाएगा RJBR। तो आपको हो गया भिलाई का रूस हो गया, राउरकेला जर्मनी चला गया, दुर्गापुर ब्रिटेन चला गया और बोकारो आपको रूस चला गया। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे हैं। भिलाई जो है आपको छत्तीसगढ़ में है, भिलाई जगह पे है। राउरकेला उड़ीसा में है, राउरकेला में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जगह का नाम ही दुर्गापुर है। बोकारो ये झारखंड में है और ये बोकारो में है। तो आपको सबसे आसानी हो गई कि ये जो 4 चीज़ें हैं जो लोहा इस्पात है वो आपको जगह पे ही स्थापित है, इसलिए आपको जगह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको राज्य और देश की सहायता याद रखना है। जैसे कि बोकारो बहुत को मालूम होगा कि झारखंड में है, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दुर्गापुर जैसे बहुत को याद होगा कि वह पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये भी नहीं। सबसे ज़्यादा राउरकेला और भिलाई में फंसते हैं, तो देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, इसलिए इसको VRC कहा जाता है। VRC बहुत बार एक सैलून टाइप से है, VRICC देखिएगा, तो VRC कहा जाता है। भिलाई रूस और छत्तीसगढ़, इसको RJU कहा जाता है, RJU रेडियो जॉकी तुम। तो ये जो हो गया आपको राउरकेला जर्मनी उड़ीसा, ये चीज़ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। हम इसलिए इतना कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेलम इस्पात, तो ये आपको सेलम तमिलनाडु में है, जगह का नाम सेलम है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये विशाखापट्टनम में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है, ये विजयनगर में है। तो आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ आपको जगह से ही है, बशर्ते आपको याद रखना चाहिए। एक आपको जैसे सेलम तमिलनाडु याद रखना है, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, विजयनगर कहाँ है, कर्नाटक में, और 2 चीज़ ऊपर से 3 ये, जैसे विश्वेश्वरैया आपको जगह का नाम मालूम नहीं है, लेकिन विश्वेश्वरैया कर्नाटक याद करना है। भारतीय लोहा इस्पात ये आपको पश्चिम बंगाल में है, और टाटा लोहा जो है ये आपको झारखंड में है। जैसे ही हम लोग जानते हैं कि टाटा जी झारखंड में जो है पहला कारखाना लगाए थे, इसलिए ये भी ज़्यादातर याद रहेगा।
और ये भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सेलम, विशाखापट्टनम और विजयनगर। इसमें आपको सिर्फ राज्य याद रखना है, जगह का नहीं, क्योंकि ये सब उसी जगह पे है जो इसका इस्पात संयंत्र है। ठीक है, बस 3 ऐसे हैं जो नाम पे है, जगह पे नहीं है, जगह के नाम पे नहीं है, किसी चीज़ के नाम पे है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लौह इस्पात के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। लौह इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें भारी एवं अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क महत्वपूर्ण। यही कारण है कि लौह इस्पात उद्योगों की स्थिति कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्रों से नियंत्रित है। इसका उत्पादित माल भी भारी होता है, अतः इसके वितरण के लिए उत्तम परिवहन तंत्र का होना अति आवश्यक है। वर्ष 2007-8 में 76.9 लाख टन इस्पात विनिर्माण कर संसार में कच्चे माल इस्पात उत्पादकों में भारत 5वें स्थान पे आया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2007 में भारत जो है विनिर्माण के क्षेत्र में कितने स्थान पे था, तो 5वें स्थान पे था। ठीक है, अब जो है भारत के कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों की या सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के जो भी लौह इस्पात संयंत्र है का प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के अधीन है, जबकि टिस्को का प्रबंध टाटा स्टील करती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है, बर्मिंघम कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर में स्थापित हुए, क्योंकि इसी क्षेत्र में लौह अयस्क मिलता है, कोयला भी मिलता है, मैग्नीज मिलता है, मैग्नीज है। ये एक मैगजीन होता है जो बंदूक में डाला जाता है, ये मैग्नीज है। चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार है। आज उदारीकरण के लिए, निजीकरण के लिए और भूमंडलीकरण के लिए उद्यमियों के प्रयत्न ने इस उद्योग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दी है और साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से छत्तीसगढ़ के रायपुर में तथा उड़ीसा के गोपालपुर में नवीन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यानी कि 1-2 जो है लौह संयंत्र अब बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के रायपुर में और उड़ीसा के गोपालपुर में भी स्थापित किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम उद्योग का। तो एल्युमिनियम उद्योग यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। यह लचीला होता है, हल्का भी होता है, जंगरोधी भी होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है। इसका अयस्क के तौर पे बॉक्साइट है जो हवाई जहाज़, बर्तन उद्योग तथा तार बनाने में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग हवाई जहाज़, बर्तन व तार बनाने में किया जाता है। आज इसकी लोकप्रियता इसलिए और भी बढ़ रही है क्योंकि यह कई उद्योगों में इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। 1 टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट तथा 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। यानी 1 टन अगर एल्युमिनियम बनाते हैं तो उसके लिए 6 टन बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है और 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम में लगभग मूल्य में 30 से 40% विद्युत की कीमत होती है। इससे स्पष्ट है कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइट और सस्ती बिजली की उपलब्धता से पूरी तरह प्रभावित होती है। कहने का मतलब है अगर एल्युमिनियम का एक कोई सामान बनता है तो 100 रुपये के सामान में 30 रुपया से 40 रुपया का जो मूल्य होगा वो आपको बिजली खर्च में ही चला जाता है। ठीक है, उसके बाद बॉक्साइट उसमें लगता है, सारे चीज़ फिर उसमें लेबर लगता है। तो कहने का मतलब है कि अगर सस्ती बिजली होगी तो जाके एल्युमिनियम को और सस्ता हो सकते हैं। आज देश में लगभग 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र हैं जो उड़ीसा में नालको एवं बाल्को, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ये सभी संयंत्र मिलकर 2007-8 में लगभग 6.2 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे तांबा प्रगलन उद्योग। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान यानी झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र कहाँ पे, तो घाटशिला नामक स्थान में, कहाँ, तो झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था। बात है 1972 ईस्वी में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिट के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि जो भारतीय तांबा निगम था उसको 1972 ईस्वी में हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया। कब ईस्वी है? 1972 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत में एकमात्र तांबा उत्पादन संस्थान है। इसके 2 केंद्र है, एक पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के निकट मऊ भंडार नामक स्थान पर झारखंड राज्य में है। पहला कहाँ पे है? एक पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखंड का एक सिंहभूम जिला घाटशिला के निकट मऊ भंडारन नामक स्थान पे है। तो दूसरा राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतरी नामक स्थान पर है। इन जिलों में विभिन्न तांबे की खानों के निकट ही तांबों के प्रगलन एवं संयंत्र लगाए हैं। यानी अभी तांबा का जो प्रगलन उद्योग है या तांबा का उत्पादन जो है खास करके अभी 2 जगहों पे होता है। पहला आपको याद रखना है सिंहभूम जिला, झारखंड के सिंहभूम जिला के निकट मऊ भंडारन नामक स्थान पे, और दूसरा है आपको राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतरी नामक स्थान पे। तो बहुत बार राजस्थान का खेतरी जो है पूछा जाता है, तो इसको हमेशा याद रखिए, और सिंहभूम जिला झारखंड ये हमेशा आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, क्या आप जानते हैं भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के खेतरी नामक स्थान पर अवस्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का खेतरी जो है भारत की सबसे पुरानी तांबे खान के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे हम इसके बाद, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इन्हें भी हम लोग जान लेते हैं। कहते हैं कि तांबा से पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड, अष्ट धातु आदि मिश्रित धातु बनाई जाती है। यानी कि एक तांबा से आपको पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, अष्ट धातु एवं मिश्र धातु बनाई जाती है। इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। बात करेंगे खेतरी के तांबा प्रगलन संयंत्र को मध्य प्रदेश के प्रगलन बालाघाट जिले में स्थित मजलखंड खान से भी तांबा अयस्क की पूर्ति की जाती है। कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में भी एक जगह है मलखंड खान, जहां से जो है इस तांबा के अयस्क की पूर्ति की जाती है। आयतित अयस्क पर आधारित एक तांबा परियोजना तमिलनाडु के तूतीकोरन में स्थापित की जा रही है। यानी कि जो आयतित अयस्क होगा उस पर आधारित एक नया तांबा परियोजना जो है वह कहाँ पे, तमिलनाडु के तूतीकोरन में स्थापित की जाएगी। भारत 43,000 टन तांबा ब्लिस्टर आंशिक रूप से परिष्कृत उत्पादित करता है। इसमें देश की केवल 50% आवश्यकता होती है। शेष 50% में तांबा जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से आयात करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत में जितना तांबा की ज़रूरत पड़ती है उसमें सिर्फ 50% की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, यानी उतनी ही प्रतिशत उत्पादन भी हो रहा है। 50% का जो बड़ी पूर्ति है वो आपको जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा से आयात करके पूर्ति की जाती है। हम बात करेंगे रासायनिक उद्योग। तो रासायनिक उद्योग जो है, रासायनिक उद्योग देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान अभी जो है खास करके निभा रही है। यह आकार में विश्व का 12वीं तथा एशिया में 3रा स्थान रखती है। कहने का मतलब है जो एशिया के कुल 50 देश है, आप ये लोग याद कर लीजिएगा, एशिया में कुल 50 देशों में भारत जो है रासायनिक उद्योग के मामले में 3रे स्थान में है। तो वहीं पूरे विश्व में भारत का स्थान 12वां स्थान है। ठीक है, इस उद्योग का तेज़ी से विकास हो रहा है। आने वाले समय में हम नंबर 1 भी हो सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कहता है यह तीव्र अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योगों में दिखाई पड़ रही है। सही बात है। भारतीय अकार्बनिक रसायनों के अंतर्गत जैसे गंधक का तेजाब, इसका प्रयोग उर्वरक के लिए किया जाता है, कृत्रिम रेशा के लिए किया जाता है, प्लास्टिक, गोंद, रोंग, रोगन, डाई इत्यादि के निर्माण में होता है। एक हो गया नाइट्रिक एसिड क्षारित सामग्री सोडा ऐश, जिसका उपयोग कांच, तांबा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है लेकिन उतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप लोग इसको
क्वेश्चन VVI क्वेश्चन के लिए याद रख सके। ठीक है, बस इसको एक नीचे में जो है हम लोग देख लेते हैं कि यह पूरे उद्योग क्षेत्र का जितना उद्योग क्षेत्र है, क्योंकि औषधियों के उत्पादन में भारत में अब विकासशील देशों में अब धीरे धीरे जो है वो अग्रणी होते जा रहा है। इस उद्योग का 14% उत्पादन करता था, निर्यात भी 14% का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी मात्र 3% है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उर्वरक उद्योग, बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्योग है उर्वरक उद्योग। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उत्पादक है, यानी कि कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में भारत नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन में तीसरा स्थान लिए हुए हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कहता है कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ठीक है, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ। कहने का मतलब है कि 1906 ईस्वी में प्रथम उर्वरक संयंत्र भारत में लगाया गया। वो कहाँ लगाया गया? रानीपेट तमिलनाडु में। लेकिन इसका वास्तविक विकास जो हुआ वह 1951 में आके तब हुआ जब भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में एक संयंत्र का स्थापना हुआ। ठीक है, हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, जिससे भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रशस्त्र किया गया। कहने का मतलब है कि 1951 के बाद जब 1966-67 में जब हरित क्रांति आई तो उस समय देश में उर्वरकों की मांग इतनी बढ़ गई कि अनेक क्षेत्रों में क्या किया, उर्वरक स्थापित करने का प्रशस्त्र किया गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उत्पादन का 50% से अधिक उर्वरक का उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक भी है। प्राकृतिक गैस के सहज सुलभता के कारण देश के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। यानी कि अब उर्वरक संयंत्र स्थापित ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राकृतिक गैस की जो है अब सुलभता हो रही है, यानी गैसों पे जो है उद्योगों को, संयंत्रों को चलाया जाता है। इसलिए कहा गया कि प्राकृतिक गैस के सहज सुलभता के कारण क्या हो रहा है कि उर्वरक विभिन्न भागों में अब उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। वही भारत द्वारा वर्ष 2006-07 में लगभग 1.5 लाख टन नाइट्रोजनी, 50 लाख टन फॉस्फेटी तथा 20 लाख टन पोटास उर्वरकों का उत्पादन किया गया। पोटास उर्वरक बनाने के लिए भारत को पोटासियम आयात करना पड़ता, यानी कहने का मतलब है कि भारत पोटास उर्वरक बनाता है लेकिन उसके पास पोटासियम का उत्पादन नहीं होता है। तो जितना पोटास भारत जो है बनाते हैं उसमें ज़्यादातर पोटासियम को वो क्या करते हैं, आयात करते हैं, यानी कि दूसरे देश से मंगवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीमेंट उद्योग का। सीमेंट उद्योग के बारे में देखते हैं। कहता है कि आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अब सीमेंट उत्पादक देश बन चुका है, यानी पूरे भारत में जितना सीमेंट का उत्पादन होता है वह विश्व का दूसरा स्थान ले रही है, या ऐसे कहेंगे कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश बन चुका है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे साधारण एक पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड पोजोलाना हो गया, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस हो गया, स्लैग सीमेंट, ऑयल वेल एवं सफ़ेद सीमेंट आदि की अब जो है उत्पादन भारत में होने लगा। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि सीमेंट के उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर,
कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किए जाते हैं। चलिए, अब सीमेंट खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे पहली सीमेंट की संयंत्र कहाँ स्थापित की गई। तो पहली सीमेंट की संयंत्र जो है 1904 ईस्वी में कहाँ पे, तो चेन्नई में स्थापित की गई। इसको भी याद कर लेना है। पहले सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया। इस संयंत्र का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद ही हुआ, यानी बहुत सारे संयंत्र पहले जो है स्वतंत्रता से पहले ही जो है हो चुका था इसका स्थापना, लेकिन विकास जो है वो उसके बाद हुआ। आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र है। बात 2008 की करेंगे तो कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 1683 लाख टन था 2007-8 में चूंकि भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है, अतः दक्षिण और पूर्वी एशिया के जो भी देश है इसकी बहुत अधिक मांग बढ़ गई है। इस समय देश में प्रति वर्ष 20 करोड़ टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि पहली सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित की गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो तीसरा टॉपिक है तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। जो तैयार माल आधारित जो संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग है, पहला है परिवहन उपकरण उद्योग। परिवहन में पहला ही है रेलवे। चलिए हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे सभी एग्जामों में बार बार रेलवे के क्वेश्चन आते हैं। कहता है कि भारत में रेलवे का जाल बिछा है और जाल एवं माल सवारी डिब्बों के और रेल इंजनों की बड़ी संख्या में मांग रहती है, अतः रेलवे इंजन की यात्री डिब्बे और माल डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित भी हुआ है। आज हम रेलवे के भारी डब्बों का बड़े निर्माण पर निर्यात भी करते हैं। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव पाइल्स में बनाए जाते हैं। अब एक चीज़ इतना में से हमको ये याद रखना है कि जो बड़ी लाइन वाले जो विद्युत चालित इंजन है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो इंजन चलती है, वो कहाँ बनाई जाती है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वहाँ पे आपको बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। क्या बनता है, तो विद्युत चालित इंजन बनता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वाराणसी में जो डीजल चालित इंजन है, जो इंजन डीजल पे चलती है, वो कहाँ बनती है, बनारस में बनती है। ठीक है, अब सवारी के डिब्बे का हम बात करेंगे कि वो कहाँ बनते हैं। तो सवारी के डिब्बे पेरम्बूर, बेंगलोर, कपूरथला, कोलकाता में बनाए जाते हैं। एक था इंजन विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में, कहाँ किस में, तो लोकोमोटिव वर्क्स में। और जो डीजल इंजन चालित रेल इंजन है वो कहाँ पे, बनारस में। अब बात करेंगे सवारी डिब्बे का, तो पेरम्बूर, बेंगलोर, कपूरथला, कोलकाता में बनाए जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल खानों में तैयार किए जाते हैं। बिहार के पटना जिला के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, जो रेलवे के लिए वैगन तैयार करती है। ठीक है, मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। सारण जिला के छपरा में रेल पहिया बनाने का कारखाना है। साथ ही नालंदा के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना है। तो इसको एक बार से हम लोग फिर से देख सकते हैं कि बिहार के पटना जिला के मोकामा में भारत वैगनार इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, जो रेलवे के लिए वैगन तैयार करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मुंगेर जिला के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है। ठीक है, जो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। उसके बाद बात करेंगे सारण जिला के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना है। और नालंदा जिला के हरनौत में गाड़ी सवारी से रेलवे डिब्बे का बनाने का कारखाना का अभी निर्माणाधीन है। अब हम बात करेंगे मोटर गाड़ी उद्योग। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है।
इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। तिपहिया स्कूटरों के निर्माण में भारत संसार में प्रथम स्थान है। बस इसको याद रखना है कि तिपहिया स्कूटर में भारत जो है प्रथम स्थान है। बात अगर ट्रैक्टर साइकिल की, बड़ी संख्या बनाई जाती है, लेकिन मोटरसाइकिल का निर्माण जो है लखनऊ, संतारा, पंकी यानी कानपुर, अहमदाबाद के निकट अकोर्दी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव हरियाणा में। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को भारत में मध्यम तथा भारी व्यापारिक वाहनों का मुख्य निर्यातक है। उसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करती है। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद व बेंगलोर में हुआ है। तो इसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे पोत निर्माण। आज पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग बन गया है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र हैं। पहला है विशाखापट्टनम, दूसरा कोलकाता, तीसरा कोच्चि, चौथा मुंबई और 5वां मझगांव। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोच्चि और विशाखापट्टनम में होता है। ठीक है, इनमें से क्रमशः 1 लाख टन TWT तथा 50,000 टन DWT जहाज बनाए जाते हैं। खाली जहाज के वजन को DWT कहते हैं। जो खाली जहाज का वजन होता है उसे DTO कहते हैं, DWT कहते हैं। एक है मझगांव पोत प्रांत, भारतीय नौसेना के पोतों का निर्माण के लिए बनाया गया। कोलकाता के निकट गार्डनरीज में कर्व नाव, माल नौकाएं, निष्कर्ष पोत, तट पोत, जल पोतों के प्रयोग में आने वाले डीजल इंजन का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और बात करेंगे वायुयान उद्योग। यह एक नया उद्योग है। यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलोर 1940 में लगाया था। यानी वायुयान का पहला जो संयंत्र है वो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट बेंगलोर 1940 में लगाया था। इस कारखाने को 1964 ईस्वी में एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलोर बनाया गया, जिसका लोकप्रिय नाम HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत अब कई प्रकार के छोटे एवं बड़े विमानों का निर्माण करता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का प्रयोग अंत में क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइंस विदेशी इंडिया के किया जाता है। अब आज तक जो है हम कृषक, पुष्पक, जेटविंग, सुपरसोनिक जेट, अवरोधी विमान, बम वर्षक, हेलीकॉप्टर, मिग तथा एक्ट्रो 746 प्रकार के वायुयानों का निर्माण करते आ रहे हैं, जिसमें बेंगलोर, कानपुर, नासिक के निकट ओझर, उड़ीसा में कोड़ापुट और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद इस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।